तो हम कर रहे हैं तैयारी जेएसएससी जेई की, और हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 30 सवाल। काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वीडियो नंबर 16 ऑफ जेएसएससी जेई जनरल एनर्जी। तो मैकेनिकल का पोर्शन है, जैसा कि आपको पता है सिलेबस में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होती है। तो ये सिलेबस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, और थर्मल से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो थर्मल के ऑलरेडी हमने 15 वीडियोज बनाए हुए हैं, उसके बाद 2-3 वीडियोज और बनेंगी, और फ्लूइड की भी और बनेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। देखिए, आपने दो वर्ड सुना होगा, एक तो हाइड्रोलिक्स, और दूसरा जो वर्ड सुना है वो आपने सुना है फ्लूइड मैकेनिक्स। दोनों क्या होता है देखिए। हाइड्रोलिक्स जो वर्ड है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, HUDOUR, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वाटर, मतलब जिसमें वाटर की स्टडी की जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक्स, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड की हम लोग बात करें तो फ्लूइड एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो फ्लो करता हो, ठीक है। तो फ्लूइड एक तो एयर भी हो सकती है या लिक्विड भी हो सकती है। तो जिसमें एयर लिक्विड की हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो चलिए, और हाइड्रोलिक्स का मतलब आप समझ गए, वाटर की स्टडी करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई पाइपलाइन है जिसमें वाटर फ्लो कर रही है, हमें मान लीजिए वहां का प्रेशर निकालना कि कितनी प्रेशर में मूव कर रही है, तो हमें हाइड्रोलिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब पहला सवाल है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, हमने बताया था अभी कि फ्लूइड एक ऐसी सब्सटेंस है जिसमें आप फोर्स लगाओगे तो वो रेस्ट में नहीं रहेगी। तो वही बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपके दिमाग में आया होगा कि शियर फोर्स होता क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं। फोर्स तीन टाइप की होती है बेसिकली। एक तो होती है टेंसाइल फोर्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से खींचेंगे दोनों साइड से, जैसे आप कोई रबर बैंड को खींचते हैं, तो वो होती है टेंसाइल फोर्स। दूसरी, यदि कोई ऑब्जेक्ट है इस तरफ से प्रेस कर रहे हैं, इस तरफ से प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो हो गई कंप्रेसिव फोर्स। तीसरी टाइप की फोर्स क्या होती है? मान लीजिए कुछ इस टाइप की आपकी क्यूब फॉर्म में या क्यूबॉइड फॉर्म में या कोई भी ऐसा मटेरियल है आपका, इधर से फोर्स लगाया आपने, इधर से फोर्स लगाया आपने, तो ये जो फोर्स लगेगी इसको हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स। इसमें क्या होगा बेसिकली, यदि इसमें आप इधर से फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है ये वाला जो है ए साइड है, मान लीजिए पहले नाम कर देते हैं ABCD, तो हो सकता है ये ए खिसक के यहाँ तक आ जाए और ये एडस तक मान लीजिए पहुंच जाए, तो हमारी जो शेप है अब इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यदि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं सी, तो हो सकता है कि सी यहाँ पे सी डैश तक पहुंच जाए और हमारी शेप कुछ इस तरह हो जाएगी। इसका मतलब अब जो नया शेप होगा कुछ इस तरह का होगा मेरा, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसे कहते हैं शियर फोर्स। तो जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो वहां भी इस चीज को पढ़ेंगे। तो कई सारे कंसेप्ट है जो आपको एक साथ दोनों सब्जेक्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, जब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ तो ये मत समझिए कि सर बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि और डेप्थ में जाने की, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चलूंगा अभी आज में। देखिए, पहला सवाल, उसके बाद दूसरा सवाल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्लूइड की। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। और यदि फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो फॉर्मूला निकलता है हमारे न्यूटन बाबा ने, जी हाँ यहाँ पे न्यूटन बाबा है, यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy। यहाँ पे du और dy जो है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करोगे। देखिए होता क्या है कि बेसिकली मान लीजिए आपने नदी तो कभी ना कभी देखा होगा, तो ऊपर की जो लेयर होती है वो तेज बहती है, और नीचे की जो लेयर होती है जो ग्राउंड से लगी होती है, तो धीरे 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 ऊपर से नीचे आप आओगे तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है, मान लेते हैं कि नीचे की लेयर की स्पीड u है और टॉप लेयर की स्पीड मान लेते हैं u प्लस du है। मतलब ये वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है जनरली ऊपर वाली की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। कारण ये है, देखिए विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड फ्रिक्शन, मतलब लिक्विड लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, जिससे क्या करता है कि वो फ्लो करने से वो रोकता है ऐसे फोर्स को, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी। आई होप आप समझ रहे हैं। उसी तरह से हम लोग सॉलिड में देखते हैं कि फ्रिक्शन होता है, ठीक है, कि आप मान लीजिए जा रहे हैं तो वो रुकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि आपकी व्हील मान लीजिए खराब हो जाए, या आपकी चप्पल मान लीजिए नीचे में जो ये है वो खत्म हो गया, ठीक है, नीचे का जो ग्रिप वगैरह है, तो क्या होगा? स्लिप कर जाता है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गई है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है। तो बेसिकली हमारे न्यूटन बाबा ने क्या कहा था, u प्लस डी यू, यहाँ तक तो हमें समझ में आया। तो हम लोग मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है।
अब यदि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, डी यू बाई डी वाई। और न्यूटन बाबा ने कहा था कि जो टॉ है मतलब शियर स्ट्रेस, यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस लगेगा। आप बोलोगे सर शियर स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, थोड़ा बताइए। बहुत सिंपल सा है बाबू लोग, देखिए अब यहाँ पे ये लिक्विड लेयर जाएगी, उसके नीचे वाली भी जा रही है, मगर ऊपर की स्पीड जो है लिक्विड लेयर की वो ज्यादा है। तो क्या करेगा, ये जो लिक्विड लेयर है और नीचे वाला लिक्विड लेयर, तो नीचे वाला बोलेगा ऊपर वाले से कि उतना तेजी से मत बहो भाई, थोड़ा धीरे धीरे बहो, ठीक है, वो उसको रोकेगा। इसका मतलब एक फोर्स इधर से लग रही है, तो यदि ये इस तरफ बह रही है तो जो ऑपोजिट फोर्स है, यदि इसको रोकना है तो वो किधर से रोकना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड से। इसका मतलब एक फोर्स इधर से जो कि ऊपर वाली लिक्विड लगा रही है, और एक फोर्स नीचे से जो कि नीचे वाली लिक्विड लगा रही है। तो हमने अभी देखा था कि इस तरह का जब फोर्स लगता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, तो वो होती है शियर फोर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे शियर फोर्स लग रही है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग टॉ से, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। तो शियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो चेंज होगी उसी के हिसाब से शियर फोर्स ज्यादा होगी। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा शियर फोर्स, इसलिए ये न्यूटन बाबा ने दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप म्यू को यहाँ पे प्रोपोर्शन को हटाइए तो ये हो जाएगा इक्वल का साइन, तो इसके लिए आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा, ये कांस्टेंट होता है म्यू। आपको यहाँ पे म्यू देना होता है, डी यू बाई डी वाई हो जाएगा फिर। और इसी म्यू को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसी म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप समझ गए बात। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा म्यू इक्वल टू टॉ बाई डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो ये हो गई म्यू की फॉर्मूला, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका यूनिट निकालना है तो चलिए आगे समझेंगे, क्योंकि अभी बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, टेंशन हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट सवाल है, पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ, पॉइस सवाल पूछा जाता है किसकी सीजीएस यूनिट है। सीजीएस का मतलब यदि लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को आप ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो ऐसे यूनिट को हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट। जैसे फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, क्या होती है, डाइन होती है। उसी तरह से आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, आपको बताना है कमेंट में, क्या ये अर्ग होती है या कुछ और होती है सीजीएस यूनिट में, ठीक है। देखिए एनर्जी की ऐसा यूनिट तो जूल होती है, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइस किसकी ऐसा यूनिट है, वो है डायनेमिक विस्कोसिटी की। अब ये डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, हमने अभी जो है इसके पहले विस्कोसिटी अभी पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था विस्कोसिटी, ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। अब देखिए यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वही चीज है, ठीक है। तो इज द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ ए फ्लूइड टू अनदर, तो वही है, मतलब कि मूवमेंट रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है वही है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इन ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम लोग यदि ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिए, न्यूटन सेकंड है ना, तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा और सेकंड ऊपर में रह जाएगा, वही चीज है, इसको हम लोग ऐसे करके तोड़ के लिख रहे हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, ये होता है प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल जी, जो पास्कल हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में जो है प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। तो यहाँ पे पास्कल लिख सकते हैं इंटू सेकंड, तो पास्कल इंटू सेकंड एक यूनिट हो गई, दूसरी न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये वाली कैसे हुई हम लोग आगे दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब पुट करिएगा ना इसमें तो हो जाएगा, यहाँ पे मैं यदि पुट करके आपको दिखाऊं ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, डाइन इंटू सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, मतलब ये जो डाइन वाला है, मैंने अभी क्या बोला था कि काइनेमेटिक जो डायनेमिक जो विस्कोसिटी होती है, इसके सीजीएस यूनिट का नाम ही है पॉइस। तो सीजीएस यूनिट अभी आप यदि निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है ऐसा यूनिट, ठीक है, इसमें आप सीजीएस पुट करिए, ठीक है। तो न्यूटन के जगह में आपको डाइन पुट करना होगा, मैंने बोला था कि न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है, सीजीएस यूनिट में क्या होती है, न्यूटन डाइन होती है, तो डाइन और सेकंड हो जाएगी, क्योंकि जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड ही होती है। उसके बाद मीटर स्क्वायर के जगह में आपको क्या लिखना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर लेंथ का मीटर में यूज कर रहे हैं, तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर करना होगा, तो सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेकेंड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर यही होती है वन पॉइंट, ठीक है, समझ गए बात। तो जब हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस का टॉपिक, ठीक है, तो वहां पे और अच्छे से समझ पाएंगे जब यूनिट डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए वही फॉर्मूला म्यू की हम लोग कैसे निकाल रहे थे, तो शियर स्ट्रेस बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, यही वाला क्या है, ये है डी यू बाई डी वाई, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस।
ठीक है। तो इसी में जब आप पुट करोगे तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी का मतलब मीटर बाय सेकंड, मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड का मतलब टाइम, तो वही लिखा है लेंथ बाय टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस है, ठीक है, तो नीचे डिस्टेंस दिया है ना, तो इसलिए वन बाई डिस्टेंस की मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, तो वन बाई लेंथ। इसी को जब आप पुट करिएगा, ठीक है, तो ये फोर्स और ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, और कैलकुलेशन आगे करेंगे तो आपका आ जाएगा फोर्स इंटू टाइम बाय लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो इसी में आप पुट करेंगे तो न्यूटन और टाइम का सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, तो यही हो जाएगी म्यू विस्कोसिटी की जो है यूनिट, ठीक है। अब देखिए 1 सेंटीपॉइस की बात मैं करूं तो 1/100 पॉइस होता है, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी होती है 0.01 पॉइस या 1 सेंटीपॉइस। उसके बाद एन आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड कैसा बोलते हैं, हालांकि ये फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये होता नहीं एक्चुअली में, हम लोग मान के चलते हैं, मतलब ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस ही नहीं होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो फ्लूइड थोड़ा बहुत जरूर कंप्रेस करेगा, मगर आइडियल फ्लूइड एक ऐसी फ्लूइड होती है जो कंप्रेस नहीं करेगा और उसकी कोई विस्कोसिटी भी नहीं होती है, मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, बोथ इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रोक किसकी यूनिट होती है, तो स्ट्रोक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या होती है, पॉइज होती है। अब हमने क्या बोला कि स्टोक जो है वो किसकी यूनिट होती है, तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी होती है जो है स्टोक। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, तो ये होती है डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड की हम लोग डेंसिटी मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी भी लिक्विड की ना विस्कोसिटी निकाल रहे होंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी जरूर होगी, क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किसकी, डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसकी ऐसा यूनिट आप यदि निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। तो इस फॉर्मूला में निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी उसकी जो होती है, ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला, देख लीजिए यहाँ पे हमने निकाला था मीटर स्क्वायर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें आप पुट करिएगा तो आराम से आपका निकल जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम पुट करिएगा और मेहनत करिएगा तो आपका निकल जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यदि दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करके मैं ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। अब देखिए ऑल लिक्विड सरफेसेस टेंड टू स्ट्रेच, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ठीक है, ये एसएससी जेईई 2018 में पूछे गए थे, ठीक है। एसएससी जेईई की भी प्रीवियस ईयर की प्रश्न हमने बनाए हैं और जेएसएससी जेईई 2014 के भी बनाए हैं, उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेएसएससी जेईई जनरल इंजीनियरिंग में सारी वीडियोस दी गई हैं, ठीक है। ऑल लिक्विड सरफेस टेंड टू स्ट्रेच, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। एक्चुअली सरफेस टेंशन क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, कोई भी लिक्विड क्या करता है, वो कम एरिया ये करना चाहता है, ठीक है, जितना कम से कम एरिया वो ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो बेसिकली इस चक्कर में क्या होता है, जब आपको पता है कि ऊपर से जब बूंद टपकती है तो वो कोशिश करता है कि वो स्फेरिकल शेप हो जाए, क्योंकि स्फेयर की साइज सबसे कम होती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का मतलब यही है कि वो चाहेगी कि अपनी एरिया सबसे कम हो, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का एग्जांपल देखिए, जैसे केरोसिन ऑयल जो होता है उसका सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, सरफेस उससे क्या होता है कि वो जल्दी फैलेगा, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन कम, मतलब जितना सरफेस टेंशन कम उतना वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, क्योंकि वो उसकी शक्ति कम है, वो मतलब अपने में मतलब कि एरिया कम रखने में, ठीक है, समझ रहे बात। तो सरफेस टेंशन का मतलब ये हुआ कि जितना सरफेस टेंशन कम है वो एरिया को बना के नहीं रख पाएगा, वो फैल जाएगा। जैसे केरोसिन, केरोसिन को आप कभी भी घर के अंदर में डाल के देखिएगा पूरा फैल जाएगा, पेट्रोल फैल जाएगा, मगर पानी को डालिए उतना नहीं फैलेगा जितना केरोसिन फैलता है, ठीक है। इसका मतलब है केरोसिन की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, पानी की थोड़ा ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए हमने समझ लिया, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है उसकी फॉर्मूला हमने देख ली थी यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि पुट करेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट डायमेंशन आपने पढ़ा होगा जरूर, यदि नहीं पढ़ा है तो जनरल साइंस की वीडियो मेरी अब आएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा। तो मीटर स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर, ठीक है, और एस का मतलब सेकंड, तो सेकंड की होती है यहाँ पे टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एल स्क्वायर, और टी जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी टी इनवर्स। हो सकता है ये ऑप्शन में ना रहे,
यहाँ पे तो एल स्क्वायर टी इनवर्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मगर हो सकता है ये ऑप्शन में ना रहे, हो सकता है ऑप्शन कुछ इस तरह से रहेगा, m पर पावर 0 l का स्क्वायर t पर पावर इनवर्स, ऐसा भी हो सकता है। किसी की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब m पर पावर 0 का मतलब 1, तो 1 इंटू एल स्क्वायर टी पर पावर -1 करेंगे तो आएगा उतना ही। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यूनिट आप पुट करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज मास डेंसिटी, या डेंसिटी से कहते हैं। आपको पता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगला सवाल है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज ऐसा इज द यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन जो होती है वो फर्स्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आराम से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का होता है क्या, ml स्क्वायर टी पर पावर -2, क्या होता है ml टी पर पावर -2 होता है। फोर्स का निकालिए, फोर्स का होता है mg फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट कैसे डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला mg। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो फोर्स का जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो m का हो जाएगा कैपिटल M। ठीक है, डायमेंशन, और g का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यूनिट हो जाएगा। हम लोग इसी तरह से ज्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मीटर के जगह में आप लिख सकते हैं एल, और इसको सेकंड के जगह में आप लिख सकते हैं टाइम, तो टी पर पावर -2, इसका मतलब एम एल टी पर पावर -2, ये जो होती है डायमेंशन होती है फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन बाई मीटर करना पड़ेगा, इसका मतलब एम एल टी पर पावर -2 बाई आपको करना पड़ेगा एल, एल एल काटिएगा, तो ये हो जाएगी एम टी पर पावर -2। तो ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, तो आपकी सरफेस टेंशन की। ठीक है, जब जनरल साइंस पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि वेट पर यूनिट वॉल्यूम है तो वेट की सही यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट, इसे हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगी वेट बाय वॉल्यूम। इसको आगे यदि आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, वेट बाय वॉल्यूम के जगह, वेट के जगह में आप लिख सकते हैं mg, मतलब mg बाय वॉल्यूम। आगे यदि आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, mg बाय वॉल्यूम, तो m बाई वी इंटू जी लिख सकते हैं आपने इसको तोड़ के। ठीक है, तो m बाई वी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू जी, मतलब कि ये हो गए रोजी। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट को ऐसे हम लोग छोटी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो वो हो गई आपकी रोजी। आई होप आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको स्पेसिफिक वेट निकालने दे दे तो डेंसिटी यदि आपको पता है और जी का वैल्यू 9.8 पुट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप की न्यूमेरिकल आपसे यदि पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी, टफ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, द मरकरी एच जी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड नोन एज। देखिए, मरकरी जो है वो ग्लास को वेट नहीं करता, मतलब ग्लास में आप उसमें डालेंगे ना जैसे थर्मोमीटर में, तो उसको भिगाता नहीं है वो, क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, वो आराम से गोल बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। हमने कल डिस्कस भी किया था गेज प्रेशर, और फिर से देख लीजिए। देखिए होता क्या है, एक डेटम लाइन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जीरो मतलब कि कोई भी एयर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, जो कि स्पेस में होती है, कहाँ पे, स्पेस में होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वैक्यूम है जहाँ पे एयर नहीं है, मतलब एयर प्रेशर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं यहां तक आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि हम लोग अभी रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर की प्रेशर है, मतलब कि हवा के कारण जो प्रेशर लग रही है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब होता है कि जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, जिससे आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना शो कर रहा है, उसे ही कहते हैं गेज प्रेशर। तो डेफिनेटली एक प्रेशर गेज रहेगी तो उसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा होगा, इसका मतलब है उसी से ना ज्यादा शो करेगा वो। समझ रहे हैं बात, इसलिए ये इस यहां से लेकर यहां तक जो शो हो रहा है उसे कहते हैं गेज प्रेशर। फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला जो है एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहां से देखिए, यहां से लेकर जहां पे आप मेजर कर रहे हैं गेज से, वहां से लेकर मतलब
पूरा एब्सोल्यूट वैक्यूम तक जो प्रेशर होती है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब गेज प्रेशर प्लस आपका यहाँ वाला प्रेशर मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने पूरी बताई हुई है क्या इसकी डेफिनेशन। उसके बाद मैनोमीटर किस में यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं आप बोथ ए एंड डी मतलब हाई प्रेशर में भी, और दूसरा है इसमें आप वैक्यूम प्रेशर में भी यूज करते हैं। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर का मतलब समझते हैं आप, वैक्यूम प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना कम प्रेशर होगा, उससे यदि कम प्रेशर है तो उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेगेटिव गेज प्रेशर आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या है, ये अगला सवाल है, पीजोमीटर ट्यूब इज ओनली यूज फॉर मेजरिंग। पीजोमीटर ट्यूब जो है उसका यूज करते हैं हम लोग मॉडरेट प्रेशर के लिए। ठीक है, तो पीजोमीटर ट्यूब कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। उसके पहले मैं कुछ बातें बता दूं। मैनोमीटर जो होता है वो एग्जांपल है सिंपल मैनोमीटर का, और मैनोमीटर को यूज करते हैं हम लोग प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब कि कोई भी पाइप में यदि प्रेशर मेजर करना है तो आप मैनोमीटर इस तरह से लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करके ट्यूब में लगा दीजिए, इसमें कुछ लिक्विड डाल दीजिए, तो आप आराम से प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि पाइप में कितना प्रेशर है पानी का। तो मैनोमीटर जो है एक डिवाइस है जिससे प्रेशर मेजर की जाती है, इतना हमने समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि मैनोमीटर कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल मैनोमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का एग्जांपल है पीजोमीटर, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब आपका इस तरह से होगा, जो होगा यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। और दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंपल मैनोमीटर का टाइप यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर और पीजोमीटर ये हो गई। पीजोमीटर में बेसिकली ये हाइट दिखाती है कि कितनी हाइट तक है ये। ठीक है, तो ये सिंपल एक वर्टिकल ट्यूब टाइप की होती है। ठीक है, चलिए। और यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, यू टाइप की होती है, क्योंकि नाम ही है यू, तो यूट्यूब मैनोमीटर। बेसिकली इसमें हम लोग मरकरी डालते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना बेसिकली मरकरी डालते हैं, कोई जरूरी नहीं है मगर ज्यादातर मरकरी का यूज करते हैं लोग। अगला सवाल, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज। वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, और नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव। लिक्विड जो यूज करते हैं मैनोमीटर में उसे कहते हैं हाई सरफेस टेंशन होना चाहिए। जो भी मैनोमीटर में हम लोग यूज करेंगे, जैसे मरकरी का यूज करते हैं हम लोग, उसकी सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होती है। वो जैसा कि मैंने कहा कि थर्मोमीटर में भी यूज होती है, तो वो क्या करेगी, तो वो कभी भी आपको मतलब कि वो बर्बाद नहीं करेगी, मतलब लिक्विड भिगाएगी नहीं उस सरफेस को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। मरकरी जो हुआ वो जहरीला होता है, इसको भी आप याद रखिए, पॉइजनस होता है। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज। पीजोमीटर जो प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब। तो पीजोमीटर ट्यूब की मदद से जो प्रेशर मेजर की जाती है लिक्विड की, वो क्या होती है, तो उसे कहते हैं गेज प्रेशर। क्योंकि पीजोमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है, और मैंने कहा था कि कोई भी डिवाइस से आप यदि प्रेशर मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं गेज प्रेशर। समझ गया, चलिए। पीजोमीटर मैंने कहा था कि कुछ इस तरह की वर्टिकल ट्यूब होती है, आगे मैंने दिखाया भी था। ठीक है, तो इसी का क्रॉस सेक्शन वहां पे दिखाया गया इस तरह से। ठीक है, आप इस तरफ से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से सर्कुलर दिखेगी, और यहाँ पे आप ऐसे लगा हुआ है एक ट्यूब जो कि हो गई पीजोमीटर ट्यूब, ये हो गई पीजोमीटर। तो क्या होगा, ये लिक्विड इधर से जाएगा और इसमें एक इसके प्रेशर के अकॉर्डिंग कितना हाइट ये मूव कर रहा है ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि इस पाइप में प्रेशर कितना है। इस पाइप में जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा इसकी हेड ऊपर होगी। तो कैसे इसको निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत सारी थ्योरीज को जानेंगे, बर्नौली थ्योरी, पास्कल लॉ। ठीक है, तो कई सारी थ्योरीज हैं, उनको जानना जरूरी है। यहाँ से सवाल आपके न्यूमेरिकल के बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ध्यान से पढ़िएगा तो आपका वहां पे लिखा गया है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट सवाल है, प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ ए पीजोमीटर ट्यूब इज। तो क्या होगा, हेड हमने देखा ना कि हेड होता है, हेड का मतलब यही होता है हाइट। ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है इसे हम कहते हैं हेड। तो हेड की मदद से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, और इसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम्स स्फेयर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ। तो हमने बताया था कि ड्रॉप ऊपर से जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो सरफेस टेंशन के कारण वो स्फेयर बन जाती है। ठीक है, क्योंकि ये चाहती है कि हम अपने एरिया को कितना कम रखें। तो सवाल पूछा जाएगा कि सरफेस टेंशन की वजह से एरिया ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो आंसर होगा कम। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड स्पेस इज कॉल्ड।
अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड भरी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कोई चीज आप इसमें डालेंगे, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का एक वॉल्यूम होता है, ये क्या करेगा कि ये कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक थी, तो डेफिनेटली अब थोड़ी सी बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। मान लेते हैं इसका 1 सेंटीमीटर बढ़ गई मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, मतलब कि ये वाला जो वॉल्यूम हुआ, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है एक ऐसी जगह, ठीक है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल नहीं जाएंगे यार, ठीक है। तो आईजी से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं इसको, हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये समझिए, जहाँ पे होल मास जो है वो कंसंट्रेटेड होती है, जहाँ पे ग्रेविटी के जहाँ पे सेंटर होता है, तो जनरली वो जो जगह होती है वहाँ पे मास कंसंट्रेटेड होती है। हालांकि इसे सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी अलग है, लेकिन उतना डिटेल में मत जाइए, आप सिंपल कंसेप्ट समझिए कि सेंटर जो होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो सेंटर होगा, इसे ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ बाउंसी। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बाउंसी कहते हैं। अब सवाल पूछेंगे सर ये सेंटर ऑफ बाउंसी मतलब कि सेंटर ऑफ बाउंसी के बारे में हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होती है उसकी जो सेंटर होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ बाउंसी, हमने बताया अभी। अब सेंटर ऑफ मतलब बाउंसी क्या होती है उसको पहले समझिए। अब बाउंसी का मतलब ये हुआ, देखिए मान लीजिए आप कभी बाल्टी से पानी भरे होंगे कि नहीं भरे होंगे पता नहीं है, कुआं से, ठीक है। तो पानी यदि कभी भरे होंगे तो बाल्टी यदि आप डुबाए होंगे, ठीक है, बाल्टी यदि डुबाते हैं आप, तो ये बाल्टी की जो वेट है जैसे ही पानी में डूबेगी, रस्सी आपने बांधा हुआ है, तो पानी में जैसे ही डूबेगी कुआं में, इसकी वेट कम हो जाती है। कितनी कम होती है, यदि आप यहाँ पे यदि मेजरमेंट करने जाएंगे, यहाँ पे यदि आप स्प्रिंग बैलेंस या कुछ भी यहाँ पे तराजू वगैरह कुछ भी आप रखे हैं, तो मान लीजिए ये 6 किलोग्राम पहले था, ठीक है। जैसे ही पानी में डुबाया आप, ये किलोग्राम हो गया, मान लेते हैं कि ये हो गई 5 किलोग्राम अब शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ऊपर से एक फोर्स लगा रही है जो कि 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का मतलब फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, ठीक है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन में मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे जी से आपको इंटू करना पड़ेगा, तो 1 × 10 हो जाएगी, मतलब 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए न्यूटन में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो पहले यदि ये 60 न्यूटन था, अब ये 50 न्यूटन है। इसका मतलब है नीचे से जो फोर्स लगाई गई है वो कितनी लगाई गई है, 10 न्यूटन। तो वो फोर्स जो है बायंसी फोर्स कहते हैं उसको, मतलब ये फोर्स नीचे से लगा रही है, ऑपोजिट फोर्स लगा रही है, जो इस बाल्टी को ऊपर की ओर धकेल रही है कि भाई तुमको हम हल्का कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज हो रही है कि ये चीज जो है हल्की लगती है, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स लग रही है। क्योंकि इस बाल्टी की हम लोग बात करें तो इसमें जो पानी भरा हुआ उसकी जो वेट है वो नीचे आएगी, mg वेट, और इसके ऊपर मतलब ऊपर की ओर जो है यहाँ पे आपकी लग रही है बाउंसी फोर्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे कई सारी थ्योरीज में बताऊंगा, आज नहीं बता रहा हूँ, आज बेसिक कंसेप्ट समझिए, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग सेंटर ऑफ बाउंसी की चर्चा भी वहीं पे कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पूछा है यहाँ पे, when a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it start oscillating about a point called। अब देखिए कोई भी फ्लोटिंग बॉडी है, मान लीजिए नदी है, यहाँ पे कोई कोई भी है, मान लीजिए सीप है या कुछ भी है, यदि इसमें स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इससे क्या होगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा, मतलब कि ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये एक सेंटर के अबाउट में ऑसिलेट करता है, उस सेंटर का नाम होता है मेटा सेंटर, ठीक है। आप पूछोगे सर मेटा सेंटर होता क्या है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन कुछ इस तरह से पहले थी, इस तरह से सीधी थी, ठीक है। तो इसकी इस तरह से इसकी एक्सिस ये थी, मगर हमने क्या किया, उसको कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दिया, ठीक है, हमने ऐसे घुमा दिया। अब क्या होगा, घुमाने के कारण हमने इसकी एक्सिस तो यही ड्रॉ की है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक्सिस है ये, ठीक है, ऐसे करके हम ड्रॉ कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं यहाँ पे जी है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी बी है। ये कैसे निकलेगा, ये जो लिक्विड है मतलब कि जो डिस्प्लेस लिक्विड होगी उसकी आप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है ये इस जगह पे है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी से यदि वर्टिकल लाइन आप ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं, तो ये इस एक्सिस को जहां पे कट करेगा, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले लाइन को जहां पे ये कट करेगा,
उसे ही कहते हैं मेटा सेंटर। और इसी मेटा सेंटर के अबाउट में ये बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है, दोलन करेगी, ठीक है, जैसे पेंडुलम दोलन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट अ पॉइंट, इसको बोलते हैं मेटा सेंटर। हो गया ये। नेक्स्ट सवाल है, इफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन व्हेन, देखिए अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने मतलब कि ये किया था कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको दिया था। यदि हमने ऐसा दिया और ये इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, मतलब हमने देखा था कि ये ऐसी पोजीशन में थी, ठीक है, और ये वापस इसी तरह से पोजीशन में आ जाती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ठीक है, वही देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो इसे हम कहेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, फिर से पढ़िए। इफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देख लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज तीन टाइप की होती है, सवाल पूछा जा सकता है, एक तो स्टेबल होती है, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा होता है न्यूट्रल। क्या होता है भाई ये, आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेबल का एग्जांपल है और ये न्यूट्रली स्टेबल है, ठीक है, और ये है अनस्टेबल। क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। न्यूट्रल की हम लोग बात करें तो इफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑक्युपाइज अ न्यू पोजीशन एंड रिमेन एट डेट्स इन दिस न्यू पोजीशन, हमने क्या किया, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराई थी, मतलब कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस तरह से था, मगर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया इस तरह से, इस तरह से। अब मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये एकदम नया पोजीशन में ही पहुंच गया और फिर भी ये बिल्कुल रेस्ट में है, रेस्ट में आ गया, मतलब कूद फांद नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि न्यूट्रल आदमी ज्यादा कूद फांद करता नहीं है, ठीक है, तो आराम से याद रख सकते हैं। उसके बाद स्टेबल, स्टेबल का मतलब है कि यदि आप ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल, हमने अभी देखा था इसको। उसके बाद अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल का मतलब है ओरिजिनल पोजीशन में ये नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो अनस्टेबल आदमी क्या करता है, वही करता है, तो वही सिंपल सी बात है। उसके बाद बॉयंसी डिपेंड्स अपन, बॉयंसी किस पे डिपेंड करता है, तो सही आंसर हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जो लिक्विड आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी वेट के पे डिपेंड करता है बॉयंसी, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला होती है बॉइंट फोर्स की, रो जी वी, ठीक है, याद रखिएगा बॉइंट फोर्स की फॉर्मूला होती है रो जी वी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे एफ बी का मतलब बॉइंट फोर्स, रो का मतलब ये डेंसिटी रो हो गई, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। उसके बाद जी का मतलब आपका हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी का मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब फ्लूइड जो है कितना डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यदि ऑप्शन में रहता है आपका, देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वॉल्यूम वी, तो इस पे डिपेंड कर रही है, तो ये ऑप्शन में हमारा था यहाँ पे, देखिए, ठीक है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये रो जी वी मतलब वेट पे डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, मगर उसकी वेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सवाल घुमा के भी पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा, ठीक है। वेट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, ठीक है, किसके वेट पे, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी नहीं था क्या, यहाँ पे विस्कोसिटी है फॉर्मूला में कहीं भी, देखिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहीं भी नहीं है, देखिए, यदि जी रहता तो वो वाला ऑप्शन में होता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आगे क्या सवाल है, द बॉडी विल फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज, देखिए बॉडी फ्लोट करेगा, कब फ्लोट करेगा, जब, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक बॉडी को आप यहाँ पे मान लीजिए एक बॉडी है जिसको आपने वाटर में डुबा दिया, ठीक है। अब बॉडी फ्लोट करेगा, कब करेगा, अब देखिए हम क्या जानते हैं कि नीचे से एक फोर्स लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। यदि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ज्यादा है किससे, तो देखिए द बॉडी विल फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज मोर देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब कि यहाँ पे बॉडी विल फ्लोट, यदि फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी आपको नीचे से लगेगा, कैसे लगेगा, नीचे से लगेगा, तो ये यदि ज्यादा है, एफ बी यदि ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉडी को ऊपर की ओर धकेलेगा, और लिक्विड जो आप डिस्प्लेस कर रहे हैं इसकी वेट कम होनी चाहिए। फिर से समझिए, नीचे से फोर्स जितना ज्यादा होगा तभी तो ये ऊपर की ओर जाएगा ना, तो बॉयंसी फोर्स ही तो ऊपर की ओर लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है बॉयंसी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो वही लिखा है फोर्स ऑफ बॉयंसी इज मोर देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। नेक्स्ट सवाल है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इन लीटर, तो ये हो जाएगा 1000 लीटर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
नेक्स्ट है क्या, बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड। बर्नौली इक्वेशन जो है वो किस पे अप्लाई होती है, तो ये सब में, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा शेप होता है। वेंचुरी मीटर का स्पेस कुछ शेप कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं, ये कन्वर्जेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब ये धीरे धीरे ये छोटा हो रहा है, देखिए छोटा हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसको बोलते हैं थ्रोट, और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, क्योंकि ये जो है वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो जब फ्लो करेगी, लिक्विड इधर से घुसेगी, ठीक है, वाटर या कुछ भी लिक्विड इधर से घुसेगी, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे जब से जैसे कन्वर्जेंट होगी तो वो बढ़ेगी, मगर ये जैसे ही इधर निकलेगी तो उसकी घटने लगती है वेलोसिटी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो अगला है यहाँ पे मैंने देखा ओरिफिस प्लेट। अब ओरिफिस प्लेट क्या होता है, एक इस तरह से पाइप लाइन है। अब इस तरह से सर्कुलर जो है इसके अंदर में डाल देते हैं, और इसकी जो मतलब कि ये है क्रॉस सेक्शन है, उसको घटा देते हैं यहाँ सिर्फ इतना जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक इधर से मैनोमीटर वगैरह कुछ भी लगा लेते हैं, और प्रेशर मेजर करते हैं कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। तो इसे कहते हैं ओरिफिस मीटर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये पिटॉट ट्यूब तो हमने दिखाया था कि इस तरह से वर्टिकल एक ट्यूब होती है, सिंपल से ट्यूब। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो प्रेशर मेजर करनी है वो काम करता है बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर हमने दिखाया था अभी कि इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे थ्रोट हो गई और इधर से निकल रही है। तो डाइवर्जेंट पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन डाइवर्ज कर रहा है, मतलब डाइवर्ज का मतलब फैलना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, फैल रहा है, और ये वाला सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी कन्वर्जेंट और ये हो जाएगी डाइवर्जेंट, ठीक है। ये डाइवर्जेंट हो गई। तो बोला वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट, हमने अभी बताया था कि ये डिक्रीज कर जाती, कम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, ये होती है यूनिटलेस। कई बार पूछी गई सवाल। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। और क्या है ये, तो ये है रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का हमें डेंसिटी पता है, एग्जांपल के तौर पर वाटर ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरा कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए मरकरी ले लेते हैं। तो उसकी डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी हम यहाँ पे लिखेंगे बाई। यदि हम लोग लिक्विड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हम लोग मरकरी का ले रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो मरकरी चूंकि एक लिक्विड है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। उसी तरह से यदि हम लोग एयर ले रहे हैं तो एयर की मान लीजिए नाइट्रोजन की डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ यहाँ पे एयर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 होती है। यहाँ पे यूनिट लगा के देगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट होती ही नहीं है। दिस इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस।